हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज हम लोगों का जो एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो फ्रेश टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम हमारे एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, और उस इंपॉर्टेंस के बेसिस पर इस लेक्चर में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एनर्जी पढ़ा, एनर्जी के लिए हमने 20 लेक्चर्स पढ़े। उस 20 लेक्चर को जब आप पूरा कर लेंगे, पूरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाकर आप उसमें 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें भी अप्रोक्स 20 to 25 लेक्चर्स होंगे। वो जब आप पूरा कर लेंगे तब आप उसमें 15 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम मैक्सिमम 3 लेक्चर्स करेंगे और इन 3 लेक्चर के बाद आप लोग 15 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। स्पेशली 2019 वाले और 2020 वाले भी इसमें 10 मार्क्स तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका मिनिमम सिलेबस है, मिनिमम कंटेंट है, लेकिन ये अदर जो जिनका बहुत ज्यादा सिलेबस है उनके इक्वल हमको मार्क्स गेन करके देगा। लेकिन अभी तक अगर आप जितना भी जाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे या आपने कहीं और कोई नोट्स वगैरह देखे होंगे, उन सब में जब आप इन टॉपिक को जाके देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, डेफिनेशन मिलेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है, उद्देश्य क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, उनकी डेफिनेशन, उनका कानून मंत्रालय कौन सा है और अवधि कितनी होती है, मतलब सीधे फैक्ट मिलेगा आपको। लास्ट में जाके आपको ट्रिप्स और ट्रिम्स क्या होता है और वीपो के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये ओवरऑल सब जगह पढ़ाने का जो एक प्रोसेस है या एक जो तरीका है वो फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर हमें पता है कि हम कम से कम पढ़ के भी यहां पर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, तो मैं अपने हर लेक्चर में मैंने आपको बताया, चाहे एनर्जी वाले में भी कोई भी टॉपिक आप उठा लेंगे, कि हमारे आंसर में कोई एक ऐसी यूनिकनेस होनी चाहिए, कुछ ऐसा डिफरेंस हमारी कॉपी में क्रिएट होना चाहिए जो हमको बाकी लोगों से ज्यादा मार्क्स दे पाए। और हिंदी मीडियम के लिए अगर स्पेशली बात की जाए तो हिंदी मीडियम के लिए पेपर 3, यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए जो पेपर 3 है वो एक तरह से हवा है। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे या तो टॉप नहीं कर पाते, या फिर उनको डीसी की पोस्ट नहीं मिलती, या फिर एक अच्छा मिनिमम जो एक बोलते हैं स्कोर होना चाहिए पेपर 3 में, अगर वो नहीं कर पाते, तो उसका बेसिक रीजन ये साइंस वाला पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स फिर भी सब लोग कहीं ना कहीं से जैसे तैसे जुगाड़ करके पढ़ लेते हैं, बट साइंस एंड टेक समझ में ही नहीं आती है ना। लेकिन अगर हम इसी साइंस एंड टेक को लेमन लैंग्वेज में समझें और उस लेमन लैंग्वेज में भी कुछ ऐसी यूनिकनेस उसके अंदर ऐड कर दें जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी शायद नहीं करेगा, एमपीपीएससी के कंटेक्स्ट में, यूपीएससी के एग्जाम में सब लोग करते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं हम कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें सीधे सीधे मार्क्स उठाएंगे, और जो हमारा पेपर 3 अभी तक हुआ था कि कैसे मार्क्स लाएंगे, कैसे मार्क्स लेकर आएंगे, या हमें डर लग रहा है पेपर 3 में, वो सारे डर से हम लोग रिकवर करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पेपर 3 में जो बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसका ये है कि मिनिमम कंटेंट में ये आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके दे रहा है, इसलिए हमको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये मिनिमम कंटेंट में हमको मैक्सिमम स्कोर करके दे रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, हम यहीं से क्यों पढ़े, हम अदर यूट्यूब चैनल से क्यों नहीं पढ़े, या फिर हम अदर कोचिंग के जो मटेरियल्स आते हैं वहां से क्यों नहीं पढ़े? रीजन यहां से पढ़ने का, आपकी कॉपी की जो यूनिकनेस होनी चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, एंड सेकेंड, पेपर 3 में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, स्पेशली आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको साधारण भाषा में, आम भाषा में बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी कुछ भी समझना है, वो आपको यही मिलेगा, इतना गारंटी है। और दूसरी चीज, रक्षा एकेडमी आपको हमेशा कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता का कोर्स अवेलेबल करवाने की कोशिश करती है। वही चीज यहां पर भी की जा रही है पेपर 3 में, क्योंकि यही पेपर 3 हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी एक बोलते हैं ना फांस बना हुआ है गले की, कि मैक्सिमम हम स्कोर कैसे करें। अगर आपको ये पूरा कोर्स परचेस करना है तो आप उसका रक्षा एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। जितनी वीडियो यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, एनर्जी की तो ऑलमोस्ट सारी वीडियो फ्री पड़ी है वहां पे, और स्पेशली परमाणु ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी वाली, वो
सब आप वहां से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि जेन्युइनली कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, जो भी आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपके पूरे इस कोर्स की और इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस थी। अब यूनिकनेस की अगर मैं बात करूं तो क्या यूनिक मिलेगा आपको, वो चीज मैं आपको बता दूं एक बार, फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया आप जाकर बाकी सारी चीजें देखिए, आपको सीधे सीधे फैक्ट मिलेगा, और हर जगह अगर हम फैक्ट डालेंगे तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कोई वनडे एग्जाम की, कांस्टेबल की और इस तरह की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास एनालिटिकल होना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग अपने आप को कितना अपडेट रखते हैं। अगर हमको डीसी की पोस्ट मिलती है तो हम उसके लायक हैं या नहीं, हमारे देश में दिन रात क्या हो रहा है वो चीज हमें पता है या नहीं। ठीक है, जैसे कॉपीराइट में आपको कंटेंट यहां पे भी, फैक्ट तो यहां पर भी मिलेगा, लेकिन एक चीज जो आपको यहां नहीं मिलेगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में फोटोकॉपी और कॉपीराइट उल्लंघन मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय और उससे रिलेटेड मुद्दा। क्यों हम पढ़ेंगे दिल्ली हाईकोर्ट को यहां पे? सबको पता है कॉपीराइट क्या होता है, लेकिन भारत ने कॉपीराइट को किस वे में अपने देश में अपनाया है, भारत में कॉपीराइट से रिलेटेड क्या झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ऐसा क्या निर्णय लिया कि भारत की पूरे विश्व में अलग ही छवि बन गई, ये हमें पता होना चाहिए। जब इस तरह के डिसीजंस हमें पता होते हैं तो एक तो अगर यही टॉपिक पर्टिकुलरली आता है, तब अगर हम इसमें 1 लाइन 2 लाइन में मेंशन कर दे कि भारत ने इसमें बहुत अच्छा कदम उठाया है और वो ऐसे 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 है, तो वो आंसर तो आपका अलग हटके दिखता ही है। दूसरी चीज, जब हम ऐसे में कोई चीज लिखते हैं भारत की राज व्यवस्था के बारे में, भारत की न्यायपालिका के बारे में, और दूसरी चीज भारत के विदेशी संबंधों के बारे में, और अगर आप इंटरव्यू में भी अपना ये चीजें दिखाते हैं, आपको एथिक्स में केस स्टडी आती है, आपको खुद को पता होगा कि आपके न्यायालय ने किस मुद्दे पर किस तरह का डिसीजन लिया, वो आपके यहाँ पे किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा है, वो आपके यहाँ पे आर्थिक विकास को प्रायोरिटी दे रहा है, सामाजिक विकास को प्रायोरिटी दे रहा है, या फिर वैश्विक परिदृश्य को प्रायोरिटी दे रहा है। ये सारी चीजें जब हम इन छोटे छोटे डिसीजन से समझते हैं तो हमारा कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता, हमारे सोचने की, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रांग होती है, और उसके बाद वो जो एक इंटेलेक्ट हमारे अंदर आता है, वो जो समझ हमारे अंदर आती है, वो हमारे हर कॉपी में दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कॉपीराइट और भारत के बारे में, और इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत ने अपनी स्थिति को कहां मजबूत करके दिखाया, और अगर ये आपकी कॉपी में आप कैसे लिखोगे, इसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग भी मिल जाएगी, तो आपकी कॉपी क्या अलग दिखेगी बाकी सबसे, वो चीज भी आपको यहां पर मिल जाएगी। दूसरी चीज, पेटेंट सब पढ़ते हैं, पेटेंट आपसे लास्ट ईयर 3 मार्क्स में पूछा गया है, आप लोग पेपर देखेंगे तो 3 मार्क्स में आपसे पेटेंट पूछा गया है, सब लोग लिखेंगे पेटेंट क्या होता है, ये डेफिनेशन है, कौन सा मंत्रालय देता है, कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है, कितनी अवधि के लिए दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप भारत के बारे में स्पेसिफिक कर देंगे कि भारत में पेटेंट की एवरग्रीनिंग, प्री ग्रांट अपोजिशन, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, पेटेंट की एवरग्रीनिंग, प्री ग्रांट अपोजिशन और अनिवार्य लाइसेंसिंग, ये भारत में पेटेंट से रिलेटेड चर्चित मुद्दे रहे हैं, और इनमें भी भारत ने ऐसे कुछ डिसीजन लिए हैं जिसने वापस पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत को एक अलग राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है। एक लाइन में अगर आपने ये मेंशन कर दिया तो डेफिनेट सी बात है कि आपके आंसर को 3 में से 3 मिलेगा, और क्योंकि वो 3 नंबर में ऑलरेडी पूछ चुका है तो मैक्सिमम जो चांसेस बनते यही बनते कि वो आपसे 6 नंबर या 5 नंबर में इसको पूछेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो बाकी सबसे हटके हो, हमें पता हो एक्स्ट्रा उसके बारे में, और यही चीज अगेन वही आपको केस स्टडी पता होगी, आपके देश में प्रोग्रेस करने का तरीका क्या है, वही चीज हमारी थॉट प्रोसेस बनाती है, वो ऐसे में भी दिखता है, आपके एथिक्स में भी दिखता है, आपकी केस स्टडी में भी आप उसी तरह से अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और जगह भी मिलेगा। उसके बाद सीधे सीधे अगर हम आगे चलते हैं तो अब ये सबको पता है कि भारत में 1975 में वीपो का सदस्य बना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण दिया, ये सारी चीजें, लेकिन भारत में शुरुआत कैसे हुई? जब भारत ने शुरुआत की तब से लेकर आज तक भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मामले में क्या क्या समस्याएं आई, उन समस्याओं, उन चुनौतियों का सामना भारत ने किस तरह से किया, क्या डिसीजंस लिए, वो सारे समाधान, और उसके बाद हमारे सुझाव, एक ये अप्रोच हम रखेंगे। क्योंकि अभी तक अगर हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करें तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सीधा सीधा है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, ठीक है, ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, वीपो क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है।
अब ऐसा नहीं पूछेगा। अब क्यों नहीं पूछेगा? आप सीधे जाके उठाइए आपका 2018 का पॉलिटी का पेपर, आपको समझ में आएगा कि वो आपसे कुछ न कुछ एनालिटिकल डिमांड कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि अब एमपीपीएससी का बच्चा अपने दायरे से बाहर निकलकर जो वातावरण में जो हमारे आसपास परिवर्तन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करे, उसको कुछ सीखे कि अगर हमारे देश में कोई नई चीजें चल रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो हमें पता हो, और उस डिसीजन का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आकलन करना, वो एनालिसिस करना, विश्लेषण करना हमें आना चाहिए। बहुत गहराई में नहीं आएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमको आना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से हम उस पूरे प्रोसेस को देखेंगे भारत के परिदृश्य में। उसके बाद ट्रिप्स और ट्रिम्स में भी आपको कुछ तो अलग मिलेगा, डेफिनेटली अलग मिलेगा। जो हर जगह होता है वो पैटर्न नहीं होगा, उसके साथ में कुछ और एड ऑन होगा ताकि अगेन आपकी कॉपी में कुछ अलग दिखाई दे। और लास्ट में हम उसका वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। मैक्सिमम 3 लेक्चर में हम ये वाला पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। आज हम इसमें सिर्फ कॉपीराइट देखेंगे। अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है, नाम में चलते हैं इसके। बौद्धिक संपदा अधिकार, अगेन वही चीज, नाम में डेफिनेशन छुपी होती है। इसके नाम से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। संपदा यानी संपत्ति, ठीक है। बौद्धिक यानी बुद्धि की संपत्ति, ऐसी कोई संपत्ति जो किससे रिलेटेड है, हमारे दिमाग से, हमारी सोच से, हमारे आइडियाज से। तो बुद्धि की संपत्ति का अधिकार, अब वो कैसे है, हम जनरल एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई जमीन खरीदी, ये आपका एक प्लॉट है, आपने खरीदी, आप इसके क्या है, ऑनर है, मालिक है। आपकी जमीन पर क्या कोई और विदाउट आपकी परमिशन आकर कोई मकान बना सकता है? कुछ भी एक्स्ट्रा काम आपकी परमिशन से के बिना आपकी जमीन पर कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपसे जमीन छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। इसमें किसी भी तरह की बाउंड्री बना सकता है, मतलब एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन कर सकता है आपकी जमीन पर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपकी जमीन है, आप इसके मालिक हैं। आपके पास कार है, क्या कोई और बिना आपकी परमिशन के आपकी कार को लेकर उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है? नहीं। आप सीधा उस पर केस कर देंगे कि मेरी कार थी, चोरी कर ली गई या फिर इसका मिसयूज किया गया, ठीक है। गहने, कोई भी आपकी परमिशन के बिना इसको यूज कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है, संपदा, संपत्ति किसकी, आपकी। आप क्या है, इसके मालिक, यानी इसका उपयोग कैसे होगा, कितना होगा, क्यों होगा, कहां होगा, ये सब तय करने का अधिकार एकमात्र आपको यानी इस संपत्ति के मालिक को है, ठीक है। यानी कि भौतिक संपत्तियां जो होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीजों में हमको सीधे सीधे एक सांविधिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती। जैसे अभी बैठे बैठे अगर मैंने आपको बताया कि हमारी कॉपी में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, हमारी कॉपी कुछ अलग दिखाई देनी चाहिए, यही आइडिया मान लो आप में से किसी को आया होगा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि एमपीपीएससी की मेंस एग्जाम में मेरी कॉपी सब कॉपी से अलग दिखे। यही लाइन से मैंने भी यहां पर रिपीट की है। तो क्या आप मेरे ऊपर दावा कर सकते हैं कि बरखा ने जो बोला वो हमारा आइडिया था, उन्होंने हमारा आइडिया चुरा लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो अधिकार है इसका आपने संरक्षण नहीं कराया। जैसे हम अपने संपत्ति की रजिस्ट्री करवाते हैं, है ना। आप कोई भी जमीन खरीदो, आपको उसको बकायदा रजिस्ट्री मिलती है, पेपर्स मिलते हैं कि आप इसके मालिक हैं, और ये जो पेपर्स है ये आपका सीधा सीधा प्रूफ है कि आप इसके मालिक है। लेकिन आपका जो आइडिया था, आपका जो तरीका था, आपका जो इनोवेशन था, उसके लिए आपने ऐसा कोई संरक्षण नहीं लिया, तो आपका वो अधिकार नहीं बना, है ना। अब ऐसे ही अधिकारों को, जो नए नए आइडियाज लोगों के दिमाग में आते हैं, उनको अधिकार देने के लिए कि जिस तरह से एक संपत्ति का अधिकार, भौतिक संपत्ति का अधिकार उसके मालिक की इजाजत के अनुसार ही हो सकता है, वैसे ही अगर किसी की बुद्धि में कुछ सृजन हुआ है, उसके नवाचार से कोई सृजन हुआ है, तो उसके विशिष्ट उपयोग का अधिकार भी उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर संस्थान को ही मिलना चाहिए। जैसे भारत ने एक पेन बनाया, उस पेन की पर्टिकुलर कुछ विशेषताएं रही कि वो बहुत स्पीड दे देता है हमको, ठीक है। एमपीपीएससी में स्पीड ही मायने रखती है। ये पेन हमको हाई स्पीड देता है, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखो, या आराम से हमको 1 मिनट में 30 वर्ड लिख के दे देता है, हमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए बेस्ट पेन हो गया। अभी तक हम सिर्फ पेंसिल से लिखते थे, तो हम रबर से उसको इरेज कर पाते थे, पेन से नहीं हो पाता था। ये पेन आपको ये चीज भी देता है कि आप इसे इरेज कर लो।
मतलब इसने अपने पेन में कुछ यूनिक चीजें डाली, कुछ नए आइडियाज डाले और ये पेन वो 50 रुपए की कीमत पर मार्केट में लेकर आया। अब हर जगह क्योंकि ओपन मार्केट इकोनॉमी है तो ये पेन आपका बिकते बिकते पहुंचा चाइना। चाइना ने इसके सारे कंपोनेंट्स को खोला और देखा कि ये जो यूनिकनेस इस पेन में आई है वो कैसे आई है, तोड़ मड़ोड़ के इसकी सारी चीजें निकाली और अपना एक नया प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन इस पेन की कीमत उसने कितनी रखी, सिर्फ 20 रुपए। क्यों? क्योंकि क्या उसके दिमाग की उपज थी? नहीं। उसका मानव संसाधन लगा था? नहीं। उसका आर्थिक संसाधन लगा था? नहीं। ये सारी मेहनत किसकी थी? इंडिया के साइंटिस्ट्स की। उन्होंने अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना मानव संसाधन, अपना दिमाग सब कुछ खपाया। उसके बाद जाके इस तरह का कोई इनोवेटिव पेन निकला जिसको चाइना ने कॉपी कर दी और अपना माल बता के 20-20 रुपए में बेचने लग गया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारे 50 रुपए के पेन को कोई नहीं खरीदेगा, सब चाइना के 20 रुपए के माल को खरीदेंगे। लेकिन हम अपने पेन को 20 रुपए में नहीं बेच सकते क्योंकि हमारी लागत ही नहीं पड़ी इतनी। हमने मेहनत की, हमारी लागत इससे ज्यादा थी। तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट क्या होंगे? हतोत्साहित होंगे कि यार हम ऐसा कोई पेन आगे से नहीं बनाएंगे जो आगे जाके कोई और यूज कर ले, कोई और उसका फायदा उठाए, कोई और उसे अपना माल बता दे और हम कुछ नहीं, खाली। तो इस वजह से इस तरह की कोई दुर्घटना, इस तरह की कोई गलत घटना नहीं हो जाए कि लोगों की मेहनत, लोगों के इनोवेशन का फायदा इलीगल तरीके से, गलत तरीके से कोई और उठाए। इसके लिए ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी लाई गई जिसको हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ये क्या होता है, एक सेकंड, ये क्या होता है, किसके तहत दिया जाता है, किसको दिया जाता है? इसकी एक लाइन में अगर आप डेफिनेशन देखें तो बौद्धिक सृजन, जैसे हमारा पेन एक इनोवेटिव आइडिया था। बौद्धिक सृजन के एक निश्चित अवधि तक, कब तक? जब तक आपने उस पेन को बनाने में जितनी मेहनत और जितने संसाधन लगाए उसकी वसूली आपको नहीं हो जाती, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तब तक आपको राइट है कि आप उस पेन का यूज अपने तरीके से करेंगे। कौन सी कंपनी उसको बनाएगी आप तय करो, कितने रुपए में बेचेगी आप तय करो, किस मार्केट में बेचेगी आप तय करो। ठीक है, तो एक निश्चित अवधि तक विशिष्ट उपयोग का अधिकार, क्योंकि उस पेन के बारे में सारी चीजें कौन तय कर रहा है? आप। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पेन बनाया तो केवल मैं ही यूज करूंगी, नहीं, यूज करने के लिए तो मैं मार्केट में पहुंचाऊंगी, लेकिन मार्केट में इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, इसका प्राइस कैसे तय होगा, वो सारा तय करने का अधिकार मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो विशिष्ट उपयोग का अधिकार जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के तहत दिए जाते हैं। अब निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र का क्या मतलब है? इस पेन का निर्माण भारत में हुआ तो ये पेन का पेटेंट हमने भारत में निकाला, लेकिन अगर भारत में निकाले गए पेन के पेटेंट की कहीं और कॉपी कर ली जाती है तो भारत के साइंटिस्ट वहां जाके नहीं बोल सकते कि इस पे हमारा पेटेंट था। हर उस कंट्री में जहां जहां पर हमने इस पेन के लिए अपना पेटेंट फाइल किया है, हम सिर्फ वहीं पर वाद फाइल कर सकते हैं, मामला दायर कर सकते हैं किसी कोर्ट में कि इसने हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमारे इनोवेटिव आइडिया को अपने गलत तरीके से इसने बता लिया है। यानी अब आप सोचोगे कि इस पूरे विश्व में 250 से ज्यादा देश हैं, तो क्या हमको 250 से ज्यादा पेटेंट फाइल करने पड़ेंगे? हाँ, 250 से ज्यादा जितनी भी कंट्रीज है, अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर भी आपके आइडियाज को कॉपी नहीं किया जाए तो आपको सारी कंट्री में अपना कॉपीराइट, अपना पेटेंट, अपना औद्योगिक डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स फाइल करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको 250 तरह के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे पेरिस कन्वेंशन देखेंगे, बर्न कन्वेंशन देखेंगे, उनमें क्या हुआ है, एक ही फॉर्म फाइल करने पर आपको 50 से ज्यादा कंट्रीज का राइट मिल जाता है। मतलब मैंने एक फॉर्म साइन किया तो मुझे पूरे यूरोपियन कंट्रीज का फाइल ये दावा मिल गया कि हाँ, पूरे यूरोप में अब मेरे इस पेन को कोई नहीं कॉपी करेगा। मैंने एक और फाइल किया, एक और पेपर साइन किया, तो ये हो गया कि अब इस पूरे एशिया में मेरा पेन कोई कॉपी नहीं करेगा। एक और किया, पूरे अमेरिका में मेरा कोई पेन कॉपी नहीं कर सकता। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक इसके लिए हमने संधियां कर लिए कि किस संधि के तहत कितने देश शामिल होंगे, लेकिन विशिष्ट क्षेत्र में मिलता है, विशिष्ट अवधि तक मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम मिलेगा, और विशिष्ट उपयोग का अधिकार मिलता है। तो क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार? अगर आपसे 3 नंबर में या 6 नंबर में या 15 नंबर में और 2020 के लिए 3, 5 या 11 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है तो सीधे सीधे हमको ये 3 लाइन लिख के आनी है। बौद्धिक सृजन के एक निश्चित अवधि तक विशिष्ट उपयोग का अधिकार जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के तहत दिए जाते हैं, चाहे किसी एक व्यक्ति को दिया जाए या व्यक्तियों के समूह को दिया जाए या फिर किसी संस्था को दिया जाए। ठीक है,
अभी कितने तरह के होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? होते कितने तरह के हैं? वैसे 6 से ज्यादा प्रकार के होते हैं, इसमें 7, 8, 9 चीजें हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे काम की 6 चीजें हैं तो हम 6 ही चीजें पढ़ेंगे, जैसे ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, भौगोलिक संकेतक, पेटेंट और कॉपीराइट। एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉपीराइट से। क्या होता है कॉपीराइट? कॉपीराइट देखो, हर चीज जब हम पढ़ेंगे, 6 चीजें हैं, 6 के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग कानून, अलग अलग अवधि, तो क्या होगा, आप एट द एंड कंफ्यूज हो जाएंगे जाके कि मान लीजिए प्रीलिम्स में आपसे कोई पूछ लिया गया कि पेटेंट क्या है या पेटेंट कितनी अवधि तक दिया जाता है और आपको कॉपीराइट याद आ रहा होगा, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वैसे आपको लास्ट में सबका एक पेज पे आंसर डिफरेंस का लिख के दूंगी मैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बेसिक देखें कि हम स्टार्टिंग से इसको इस तरह से याद करें कि आगे जाके हमारे लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो, तो हम चलते हैं कॉपीराइट के ऊपर। वापस हम इसके वर्ड में चलते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉपी। हम सब कॉपी में क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो लिखने से जुड़ी हुई हो, कॉपी में लिखने से जुड़ी हुई हो, या जैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो भी हम कॉपी में बनाते हैं। मूर्ति कला हो गई, तो जब भी हम किसी मूर्ति का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको भी पहले कोरे कागज पर उतारा जाता है। मान लीजिए आपकी गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, वो गणेश जी की मूर्ति पहले किसी कागज पर बनाई गई, देखा गया कि क्या हम सच में ऐसी की ऐसी मूर्ति को वहां बना सकते हैं, फिर वो मूर्ति वहां पर हमारे सामने आकृति के रूप में आती है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी चीज जो कॉपी में लिखी हुई है, वो कॉपीराइट के तहत उसका अधिकार संरक्षित होता है। अब हम कॉपी में लिख रहे हैं, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय में कॉपी मतलब क्या होती है? हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई, ठीक है। अभी आपका अलग से शिक्षा मंत्रालय बनेगा, उसमें टाइम है। फिलहाल हमारी शिक्षा किसमें आती है? मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपीराइट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कॉपी से लिखना, लिखते हैं शिक्षा के लिए, और शिक्षा कौन से मंत्रालय का पार्ट है? आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो कॉपीराइट का अधिकार हमको कौन देता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब कॉपीराइट मिलता किसके लिए? तो सीधी सीधी एक लाइन की डेफिनेशन, साहित्यिक और कलात्मक रचना के अधिकारों का संरक्षण, जो कि इसके लाइन में ही है। साहित्यिक कोई भी पोयम, कोई भी मूवी की स्क्रिप्ट, कोई भी कहानी, कोई भी नॉवेल, हम कुछ भी लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो वो साहित्यिक रचना हो गई। और कलात्मक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपने पोर्ट्रेट बना लिया, कोई भी चित्र बना लिया, कोई भी स्केचिंग कर ली, कुछ भी, वो सारा आपका किसमें आएगा? कलात्मक रचना में। प्लस आपसे अगर प्रीलिम्स में कोई फैक्ट पूछे जाने की संभावना है, तो यह है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस किसमें आता है। आप लोग याद रखना, 2020 का जो सिलेबस है उसमें, प्रीलिम्स की बात कर रही हूं मैं, 2020 के प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग से वेटेज दिया गया है, जो 2019 तक के सिलेबस में नहीं था। इसलिए आपका जनरल साइंस का वेटेज उसमें बहुत होता था, लेकिन 2020 से अब जब पेपर आएगा तो मेन चीज तो पेपर में ही पता चलेगी। लेकिन जैसा उसका सिलेबस दिया गया है, अगर हम उसको डिकोड करने पे जाए तो 2020 में चांसेस है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस को किस बौद्धिक संरक्षण अधिकार के तहत संरक्षित किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी हम लिखते हैं ना सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, वो भी क्या है आपका? एक तरह से मानव संसाधन, मतलब किसी न किसी तरह का साहित्य कलात्मक पार्ट में वो आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, मूर्ति, चित्रकला, फिल्म, विज्ञापन, ये सारी चीजें, संगीत भी आपका इसी में आता है। इन सबके लिए कौन सा अधिकार मिलता है हमको? कॉपीराइट का अधिकार। तो अगर एक लाइन में वापस मैं आपको पूरा पढ़ा दूं कि कॉपीराइट क्या है, तो साहित्यिक और कलात्मक रचना के अधिकारों का संरक्षण कॉपीराइट के तहत दिया जाता है, जिसके अंतर्गत ये इतनी सारी चीजें आपकी शामिल हैं। ये कितनी अवधि तक दिया जाता है? एक बार मान लीजिए कि आपने कोई बुक लिखी, आप गए मानव संसाधन मंत्रालय के पास। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ही आपका कॉपीराइट ऑफिस है। वहां जाके आपने बोला कि मैंने ये बुक लिखी है, मुझे इस पे कॉपीराइट दे दो। तो वो कॉपीराइट आपको कितने टाइम तक मिलेगा? आपके लाइफ टाइम तक, मतलब आप जब तक जिएंगे तब तक तो मिलेगा ही, प्लस जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी मैक्सिमम 50 साल तक उसकी जो भी रॉयल्टी होगी वो आपके पति या पत्नी को या फिर आपके बच्चों को मिलती रहेगी। यहां मैंने लिखा है मैक्सिमम 50 साल। इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलरली सबके लिए 50 साल नहीं है। हर तरह की रचना की, हर तरह के सृजन की अपनी एक नेचर होती है। उसके अकॉर्डिंग किसी के लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स हो सकता है, किसी के लिए 20 ईयर्स, किसी के लिए 30, किसी के लिए 40, बट मैक्सिमम 50 के बाद नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ? अगर आपको अपनी किसी भी रचना के ऊपर कॉपीराइट का अधिकार मिलता है तो
तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक विशिष्ट उपयोग करने का अधिकार आपको है, प्लस आपकी मृत्यु के बाद भी अधिकतम 50 सालों तक उसकी जो भी रॉयल्टी बनती है वो आपके घर पे आएगी। ठीक है, ये टाइम आपको याद रखना है। आपको 3 मार्क्स में है, 6 मार्क्स में है, तब भी आपको लिखना ही है, और आपसे प्रीलिम्स का फैक्ट्स पूछा जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है। कौन से कानून के तहत दिया जाता है? इसका अपना कानून है, कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसे 2012 में संशोधित किया गया था। अगर आप इस ईयर को देखें तो स्वतंत्रता के 10 सालों के अंतर्गत ही हमने इस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि हम अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करें। तो कॉपीराइट एक्ट हमारा 1957 में आ गया था, अभी हाल में 2012 में इसका संशोधन किया गया। मंत्रालय में आपको बता चुकी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, अब क्या करंट से रिलेटेड चीज है जो कॉपीराइट से जुड़ी हुई है? ये क्या आपका है? करंट अपडेट है। कॉपीराइट में अगर एक बहुत बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा जो भारत में रहा उसके ऊपर चल के हम बात करें तो सन 2012 में, कब की बात है? सन 2012 में 3 प्रकाशक थे जो विदेशी प्रकाशक थे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड टेलर एंड फ्रांसिस ने ये बोला कि भारत में कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा था। हो क्या रहा था, पहले उस परिदृश्य को समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना होगा, तो डीयू का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसका जो अपार्टमेंट था, उसका जो पूरा कैंपस था, उसके बाहर बहुत सारी फोटोकॉपी की फोटोस्टेट्स की शॉप है। अब अगर हम खुद भी एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जब एक बुक लेने के लिए जाते हैं, सीधी ऑथर की बुक, हमको वो 700 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे मिलती है ना। अब अगर हम उसकी फोटोकॉपी लेने के लिए जाएंगे तो वो कितने में मिल जाती है? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। तो हम में से हम सभी इवन क्या प्रेफर करते हैं? बुक लेना प्रेफर करते हैं या फोटोस्टेट लेना प्रेफर करते हैं? फोटोस्टेट लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कंपैरेटिवली कम होता है। तो सेम चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रही थी। एक तो उस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज्यादा है और वहां पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक ऑथर्स की बुक से पढ़ाया जाता है, और वो इतनी ऑथेंटिक होती है कि उनका प्राइस भी फिर बहुत ज्यादा होता है, जो 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए इतने तक होता है। हर बच्चा इतनी ज्यादा महंगी किताबें खरीदने के लिए कैपेबल नहीं होता है ना। तो इस वजह से उसके कैंपस के बाहर जितनी भी फोटोस्टेट की शॉप है, वो उन सारे ऑथर्स की बुक्स की फोटोकॉपी करा के बच्चों को सस्ती कीमतों पर अवेलेबल करा रहे थे। तो ये तो कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ ना। आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी लेखक ने कोई बुक लिखी, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन ने कोई बुक प्रकाशित की, सॉरी ये प्रकाशक है, इस प्रकाशक ने अपनी बुक को प्रकाशित किया, प्राइस बताया 1500 रुपए। क्यों? क्योंकि इसकी मेहनत थी, इसने उसमें सारी मेहनत की थी कि इतना मेरा लागत आया है 1500 रुपए, मुझे इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो इसने बोला कि भारत में हम ये बुक 1500 रुपए में बेचेंगे। तब इसको पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एबीसी फोटोकॉपी शॉप ऐसी है जो मेरे 1500 रुपए के मटेरियल को केवल 300 रुपए में बेच रही है। मेरा प्रॉफिट कहां गया? मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, नाम मेरा यूज हो रहा है, लोग मेरे बुक्स से पढ़ रहे हैं, बट मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ये तो मेरे कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो इस तरह से 3 प्रकाशक थे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड टेलर एंड फ्रांसिस। इन तीनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वाद फाइल किया कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में फोटो स्टोर्स की जो शॉप है, फोटोकॉपी की शॉप, वो हमारे कॉपीराइट का उल्लंघन कर रही है, इसे तुरंत बंद किया जाए, है ना। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला? दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि आप सही बोल रहे हैं कि इससे आपके कॉपीराइट का उल्लंघन तो हो रहा है, सीधे सीधे हमको भी समझ में आ रहा है। अभी हमने देखा कि आपके बुद्धि के सृजन का अधिकार आपको है, कोई और उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। लेकिन साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ये जो कॉपीराइट आप चिल्ला रहे हैं, ये एक सांविधिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार नहीं है। पहले हम इन अधिकारों में डिफरेंस देखते हैं, फिर हम वापस से इस मुद्दे पर आएंगे। एक होता है आपका संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, एक होता है आपका विधिक या सांविधिक अधिकार, और एक होता है आपका प्राकृतिक अधिकार। एक एक करके तीनों को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकार यानी प्रकृति, वापस नाम में क्या आ रहा है? प्रकृति, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया अधिकार, यानी वो अधिकार जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलता है।
प्राकृतिक अधिकार मतलब क्या? प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलता है, वो आपका है प्राकृतिक अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, जीवन जीने का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। पाकिस्तानी व्यक्ति भी भारत में आता है तो क्या हम उसका अपमान कर सकते हैं? क्या हम उसकी हत्या कर सकते हैं और हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा? कि हम तो बोल देंगे ये तो पाकिस्तान वाला है, हमारे यहाँ पे बहुत आतंकवाद फैला रहा है वगैरह वगैरह करके, क्या हम उसको मार सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका प्राकृतिक अधिकार है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। अगर हमारे यहाँ पे आतंकवादी भी कोई होता है, उसको भी अगर हमको फांसी की सजा देनी होती है तो हमको पूरा कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना होता है। वहां पे भी वो दया याचिका कि मेरी माफी को माफ कर दो, मुझे कम सजा दो, इतना तक हम उसको भी अधिकार देते हैं कि आप आओ, माफी भी मांगो, अगर हमारे बस में हुआ तो हम आपको माफ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी से ये जो प्राकृतिक अधिकार है, उसके जीवन जीने का अधिकार, वो नहीं छीन सकते। तो ये हुआ प्राकृतिक अधिकार। अब हम चलते हैं सांविधिक अधिकार पे। सांविधिक या इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी बोलते हैं। ये क्या होता है? संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, संसद द्वारा निर्मित कानून। आपके देश की संसद हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, रशिया की हो, कोई भी संसद डेली रूटीन में अपने जो भी कानून बनाती है अपने सत्रों के दौरान, वो आपका सांविधिक कानून होता है। जैसे आपका हो गया संपत्ति का अधिकार, वो एक आपका सामान्य कानून है। ठीक है, डेली रूटीन में जैसे ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लेकर आई गवर्नमेंट, वो क्या आपका सांविधिक अधिकार है। अब ये सांविधिक अधिकार पे संसद के पास अधिकार रहता है, वो इसको कम ज्यादा मॉडिफाई कुछ भी कर सकती है, इवन छीन भी सकती है आपसे। ये इसकी गारंटी कोई नहीं देता, संसद ने दिया है, संसद के पास है। अनटिल और अनलेस आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, संसद इसमें कुछ भी कर सकती है। अब आता है तीसरा आपका संवैधानिक अधिकार। नाम ही संविधान, यानी संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, जैसे आपके मूल अधिकार। ये प्राकृतिक अधिकार क्या हो रहे थे? प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो एक मानव होने के नाते आपको दिए जा रहे थे। सांविधिक अधिकार, आप किसी देश के नागरिक हो इसलिए आपको उस देश की संसद दे रही है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। संवैधानिक अधिकार, ये भी एक देश का नागरिक होने के नाते आपको मिलते हैं, लेकिन इनकी 100% गारंटी होती है। अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते बोल सकते हो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। अब हम अपने मूल पॉइंट पे आते हैं। क्या था? दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि आप जो कॉपीराइट उल्लंघन चिल्ला रहे हो, वो कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता, वो एक सांविधिक अधिकार है, हमारी संसद ने बनाया है, इसलिए उसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अपवाद, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। हमारे देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो चीज हमको सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, वही चीज हम अपने देश में अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। वो चीज अगर हमारे देश के विकास को, सामाजिक हित को, राष्ट्रीय हित को, आर्थिक हित को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो ठीक है, आपको आपका अधिकार मिलेगा। बट हमारे देश के हित के ऊपर हम किसी को कोई अधिकार नहीं देंगे। तो इट मीन्स कि इस सांविधिक अधिकार के कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद बोले? हाईकोर्ट ने बोला कि पाठ्यक्रम के रूप में हम किसी भी तरह के मटेरियल का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम का यूज हम कोई फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले उसके लिए कर रहे हैं। और शिक्षा, जैसे अभी तक हम बोलते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ये आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात थी। अब हम क्या बोलते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम के रूप में, परीक्षा के प्रश्न के रूप में, या उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम नहीं मानेंगे कि ये किसी प्रकार के कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो वैश्विक रूप पे ये मुद्दा गरमाया कि ये क्या, हमारे फायदे की चीजों को आप अपने देश के फायदे के लिए किसी भी तरह से मॉडिफाई कर रहे हो। नेशनल, इंटरनेशनल पे कानून बने हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ट्रिम्स करके, और आप उनका उल्लंघन कर रहे हो। तो इस पूरे विवाद ने पूरे वैश्विक स्तर पर एक नए मुद्दे को जन्म दिया, वो था ज्ञान तक पहुंच बनाम कॉपीराइट। मतलब आप ज्ञान को प्रायोरिटी देंगे या फिर कॉपीराइट को प्रायोरिटी देंगे। और भारत ने क्या किया? ज्ञान को प्रायोरिटी दी और अपने पक्ष में क्या चीजें बोली?
ज्ञान, वही पहली चीज कि भैया पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर रहे हैं, शिक्षा मूलभूत अधिकार है, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो ये हमारी ज्ञान तक पहुंच को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हम आपके कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की परिस्थितियों को देखकर डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा, हमारे देश की साक्षरता दर 74% है और विश्व की तुलना में हमारे देश में निम्नतम साक्षरता दर है। तो अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हम जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हम क्या उसको अचीव नहीं कर रहे हैं? क्या हम वैश्विक सुधार में अपना योगदान नहीं दे रहे? हम अपने देश का सुधार नहीं करें लोगों की साक्षरता बढ़ाकर? बेसिक सी बात है, हमको वो चीज करना है, इसलिए हमारे देश की प्रायोरिटी तो ज्ञान तक पहुंचे, कॉपीराइट नहीं है। तीसरी चीज, वित्तीय दबाव। भारत की 1/4 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि कैम्ब्रिज, टेलर एंड फ्रांसिस की हजार 1500 रुपए की किताबें खरीद सके। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक गरीब बच्चे को इतनी अच्छी किताबें पढ़ने का, इतने अच्छे ज्ञान का अधिकार नहीं है? नहीं, ये तो आप उसके वापस मूल अधिकार का, प्राकृतिक अधिकार का हनन कर रहे हो, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, ये खुद कहते हैं कि वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक हो, वही मूल अधिकार है, वही प्राकृतिक अधिकार है, और शिक्षा उन्हीं प्राकृतिक अधिकारों, उन्हीं मूल अधिकारों का अंग है। तो हमारे यहाँ पे वित्तीय दबाव ज्यादा है, लोग आपकी महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद सक रहे हैं। अगर हमारी फोटोकॉपी की दुकानें उनको सस्ते में ये ज्ञान प्रोवाइड करा रही है तो ये तो कमेंडेबल चीज है, हम इसको कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं मानते। चौथा क्या पॉइंट बोला हमारे हाईकोर्ट ने कि रचनात्मकता और नवाचार सीखने का प्राथमिक स्रोत ही किताबें। वही चीज अगर हम देखें इनोवेशन इंडेक्स में भारत की बात करें तो भारत बहुत लोअर रैंक पे आता है। अभी हम इनोवेशन इंडेक्स भी देखेंगे जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बौद्धिक संपदा अधिकारों को देखेंगे। हालांकि पिछले साल से 2019 में भारत ने 6 या 8 पायदान की बढ़त बनाई है, लेकिन स्टिल हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो भारत बहुत निचले पायदान पे। और हमारे पास सीखने का तरीका क्या है? ये हमारा ज्ञान तो पता नहीं कौन सी क्लासिकल बुक्स में दफन है, हमको पता ही नहीं है। हमारे पास सीखने का ज्ञान तो यही है, तो हम इससे मना नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश की परिस्थितियां हमारे ज्ञान को महत्ता देती है, आपके कॉपीराइट को महत्ता नहीं देती है, इसलिए हम अपने ही डिसीजन पे बने हुए हैं और ये डिसीजन सन 2016 में हमारे हाई कोर्ट ने ले लिया। तो सीधी बात होती है, हर चीज की आलोचना होती है, इस डिसीजन की भी आलोचना हुई। इस डिसीजन की आलोचना में सबसे पहले बोला आलोचकों ने कि ये तो सीधे सीधे प्रकाशकों को नुकसान है, उनके बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण जो दिया गया था आप उनका हनन कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो चरम परिस्थितियों में यह होगा कि भारत में ऐसा कोई भी अव्वल दर्जे का प्रकाशक आएगा ही नहीं। बट ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हम उनको उनका अधिकार नहीं दे रहे तो उनके लिए कौन सा भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां पे वो अपनी किताबें बेच रहे हैं? ठीक है। और फिर बोला कि ये आईपीआर नीति के विरुद्ध है और ये रचनात्मकता पर कुप्रभाव डालेगा। मतलब कोई भी नई इनोवेटिव चीजें ढूंढेगा तो वो भारत में नहीं लेकर आएगा कि भारत में तो अधिकार मिलते नहीं है, वहां पे आपके हितों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ओवरऑल वापस हाईकोर्ट ने बोला कि एक तो भारत हमारे लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, तो कोई प्रकाशक तो यहाँ से भाग के जाने वाला नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, उसमें साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ है कि सामाजिक हित आपका सर्वोपरि होना चाहिए। और तीसरी चीज, ये रचनात्मकता पर कुप्रभाव नहीं डालता, ये और आपको बढ़ावा देता है कि आप सामाजिक हित के लिए इस तरह से कुछ नए नए प्रोपेबल प्रयास करें जिससे आपके देश का, आपके राष्ट्र का, आपके विश्व का हित हो। ठीक है। तो इस सब का वैश्विक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा जब भारत ने, अब आप खुद सोचो कि जब भारत ने इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रकाशकों के अधिकारों का हनन किया होगा, एक तरफ से अमेरिका चिल्ला रहा होगा, एक तरफ से ब्रिटेन चिल्ला रहा होगा, चाइना तो बीच में कूदता ही है हर जगह, रशिया चिल्ला रहा होगा, यूरोपियन अदर कंट्रीज चिल्ला रही होगी, ऐसे टाइम में भी भारत का अपने इतने कठोर डिसीजन पे बना रहना भारत को विश्व में एक अलग महत्ता, अलग परिचय देता है कि ये ऐसा राष्ट्र है जो अपने देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध है और अपने देश के विकास को महत्ता देता है। और इसी डिसीजन ने पूरे विश्व में जो कॉपीराइट की एक संकीर्ण वाणिज्यिक हित की मान्यता थी कि आप हर चीज को सिर्फ लाभ की दृष्टि से देख रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामाजिक दायरे में भी देखी जानी चाहिए कि उनका सामाजिक हित क्या हो रहा है, वैश्विक हित क्या हो रहा है, और उनको संकीर्णता के दायरे से निकालकर उनके जो लाभ का दायरा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक मुद्दा भारत ने सबके सामने प्रस्तुत किया और ये बोला कि किस लाभ की, जैसे हम वाणिज्यिक हित के दायरे में सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देख रहे हैं, लेकिन इन सबकी सीमा तो तय करो कि किस लाभ की कितनी सीमा हो। अगर आपका लाभ एट द एंड जाके सामाजिक हित को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हटाओ।
आप सामाजिक हित को प्रायोरिटी दो। तो वो सीमा तय करने की मुद्दे वहां से उठे और भारत ने जो अल्प विकसित और विकासशील देश थे, जो अपनी बातों को, अपने अधिकारों को, अपने मुद्दों को विकसित देशों से या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO, यूनाइटेड नेशन, इसके सामने प्रखरता से निडर होकर नहीं रख पाते थे कि अगर हमने अपने मुद्दों को निडरता से रख दिया तो उनसे जो हमको फाइनेंशियल फंडिंग मिल रही है या किसी तरह की कोई तकनीकी सहायता मिल रही है वो रोकी जा सकती है। उन्होंने जो जो चुपचाप से इन अधिकारों में लिख दिया है, आंखें बंद करके फॉलो कर लो, नहीं तो हमको जो वो फायदा दे रहे वो हमको नहीं देंगे। तो भारत ने बोला रुको, अपने देश का फायदा देखो, अगर आपके देश को इस चीज से फायदा हो रहा है तो बिना डरे अपने मुद्दे को रखो और एट द एंड जैसे भारत की बात सुनी गई है, आपकी बात भी सुनी जाएगी। अगर वैलिड होगी तो डेफिनेटली सुनी जाएगी, क्योंकि कोई भी संस्थान में सारे लोग भ्रष्ट तो बैठे नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बात का जवाब आपको सही तरीके से दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत ने अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए एक मिसाल कायम की, जहां ये बात सीधी सीधी हुई कि सबसे पहले सार्वजनिक सामाजिक हित है, उसके बाद आपके संकीर्ण वाणिज्यिक या आर्थिक हित के दायरे आते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड अगर हमें कंक्लूजन लिखना हो तो हम यही बोलेंगे कि हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। भारत ने सीधे सीधे प्रकाशकों के लाभ को नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी समझते हैं कि अगर इस तरह के प्रकाशक भारत में आना बंद हो गए तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा हानिकारक केस बन सकता है कि हमें जो नॉलेजेबल चीजें इन अच्छे अच्छे बुक्स से मिल रही थी वो नहीं मिलेंगी। तो एक बैलेंस, एक संतुलन हर तरह के निर्णय में होना चाहिए, लेकिन वो कंक्लूजन इस वे में होना चाहिए कि हमारे हाईकोर्ट के डिसीजन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका डिसीजन सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपीराइट का पूरा। कल हम पढ़ेंगे पेटेंट को, और पेटेंट से रिलेटेड भारत में क्या क्या मुद्दे हैं वो देखेंगे। उसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, ऑफिशियल औद्योगिक डिजाइन, ये सारी चीजें देखेंगे। ट्रिप स्ट्रीम्स देखेंगे, और भारत में बौद्धिक संपदा का कैसे विकास हुआ, अधिकारों का, वो देखेंगे। और फिर लास्ट में वीपो देखेंगे। ठीक है, ये सारे कोर्स के लिए आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उनके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी। थैंक यू।